नमस्कार बच्चों। आज की हमारी कविता है कविता के बहाने। कवि का नाम है कुंवर नारायण। तो सबसे पहले कुंवर नारायण जी का परिचय जान लेते हैं। कुंवर नारायण आधुनिक हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं। इनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 को फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पूरी की। इन्होंने अनेक देशों की यात्रा की है। कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। इन्होंने चिंतन परक लेख, कहानियाँ, सिनेमा और अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं। इन्हें अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है, जैसे कबीर सम्मान, व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा केरल का कुमारन आशान पुरस्कार आदि। इनकी रचनाएं, ये तीसरे शतक के प्रमुख कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार है। इनके काव्य संग्रह, जिसमें कविताओं का संग्रह है इनका, चक्रव्यूह 1956 ईस्वी में लिखा गया था। परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। इनका प्रबंध काव्य है आत्मजयी। कहानियाँ भी लिखी है इन्होंने। तो कहानी संग्रह है इनका आकारों के आसपास। समीक्षा आज और आज से पहले, और कुछ सामान्य है मेरे साक्षात्कार। कविता के बहाने जो हम कविता करने जा रहे हैं, उसके एक एक पद्यांश की व्याख्या से पहले कविता में कुंवर नारायण जी आखिर क्या बताना चाहते हैं वो हम जान लेते हैं। तो कविता के बहाने कविता की एक यात्रा है जो चिड़िया और फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक और प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कवि कहता है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है, और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वह सीमा चाहे घर की हो, भाषा की हो या समय की ही क्यों ना हो। तो आइए जानते हैं इस कविता के माध्यम से कविता की यात्रा को कवि ने किस प्रकार दर्शाया है। तो शब्दार्थ माने का अर्थ है अर्थ, महकना, सुगंध बिखेरना। पहला काव्यांश है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो यहाँ कवि हमें बताना चाहता है कि जैसे चिड़िया उड़ान भरती है, उसी तरीके से कविता भी उड़ान भरती है। और कविता की उड़ान में और चिड़िया की उड़ान में एक अंतर है। चिड़िया जब उड़ती है तो उसके उड़ान की एक सीमा निश्चित होती है, एक निश्चित ऊंचाई तक ही कविता उड़ पाती है। लेकिन कवि जब कल्पना के पंख लगाकर उड़ता है अपनी कविता में, तो उसकी कोई सीमा निश्चित नहीं होती। उसकी उड़ान हर सीमा से परे जा सकती है। शायद इसीलिए कहा गया है कि जहाँ ना पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि। तो इसकी व्याख्या हम ऐसे कर सकते हैं। हम कवि कहता है कि कविता कल्पना की उड़ान है। इसे सिद्ध करने के लिए वह चिड़िया को उदाहरण देता है। साथ ही चिड़िया की उड़ान के बारे में यह भी कहता है कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, किंतु कविता की कल्पना का दायरा असीमित होता है। चिड़िया घर के अंदर, बाहर या एक घर से दूसरे घर तक ही उड़ती है, परंतु कविता की उड़ान व्यापक होती है। कवि के भावों की कोई सीमा नहीं है। मतलब जो वो कल्पना करता है, उसके भाव किसी भी सीमा को तोड़ सकते हैं, किसी भी बंधन से परे होते हैं।
कविता घर घर की कहानी कहती है, वह पंख लगाकर हर जगह उड़ सकती है, उसकी उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं आगे है। अब नज़र डालते हैं इसके शिल्प सौंदर्य पर। कविता की अपार संभावनाओं को बताया गया है। सरल एवं सहज खड़ी बोली में सशक्त अभिव्यक्ति है। चिड़िया क्या जाने में प्रश्न अलंकार है। हम प्रश्न अलंकार की पहचान ऐसे भी कर सकते हैं, अंत में प्रश्न चिन्ह होगा। कविता का मानवीकरण किया गया है, लाक्षणिकता है। कविता की उड़ान भला में मानवीकरण अलंकार, क्योंकि कविता को मानवीय क्रियाकलाप करते हुए दिखाया गया है, तो इसलिए यहाँ पर कविता का मानवीकरण है कविता की उड़ान में। अगला काव्यांश है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। यहाँ फूल है, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। तो यहाँ भी कवि फूलों के खिलने में और कविता के खिलने में एक अंतर स्पष्ट करता है कि जैसे फूल खिलते हैं उसी तरह कविता भी खिलती है। लेकिन दोनों में अंतर कहाँ आ जाता है कि फूल खिलते हैं और कुछ समय के बाद मुरझा जाते हैं, लेकिन कविता जब एक बार खिल जाती है तो वो कभी भी मुरझाती नहीं है। कविता सदैव अपनी महक से इस संसार को महकाती रहती है, पाठकों का रसास्वादन करती रहती है, इसलिए उसके महकने का कोई अंत नहीं है। लेकिन फूलों का अंत निश्चित है। तो हम कह सकते हैं कि कवि कहता है कि कविता की रचना फूलों के बहाने हो सकती है। फूलों को देखकर कवि का मन प्रफुल्लित रहता है, उसके मन में कविता फूल की भांति विकसित होती है। फूल से कविता में रंग भाव आदि आते हैं, परंतु कविता के खिलने के बारे में फूल कुछ नहीं जानते। फूल कुछ समय के लिए खिलते हैं, खुशबू फैलाते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। उनकी परिणति निश्चित होती है, मतलब उनका अंत जो है वो निश्चित है। वे घर के अंदर बाहर एक घर से दूसरे घर में अपनी सुगंध फैलाते हैं, परंतु शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। कविता बिना मुरझाए लंबे समय तक लोगों के मन में व्याप्त रहती है। इस बात को फूल नहीं समझ पाते। मतलब कविता एक बार जब खिलती है तो वो सदैव सदैव महकती रहती है, लेकिन फूल एक बार खिलते हैं तो उसके पश्चात उनका मुरझाना भी निश्चित है। तो यहीं पर दोनों में अंतर आ जाता है। इसलिए कविता के खिलने में और फूल के खिलने में अंतर है, और इसीलिए कवि ने कहा है कि भला फूल क्या जाने। शिल्प सौंदर्य पर नज़र डालते हैं। कविता व फूल की तुलना मनोरम है। सरल एवं सहज खड़ी बोली भावानुकूल है। मुरझाए महकने में अनुप्रास अलंकार तथा फूल क्या जाने में प्रश्न अलंकार है। शांत रस है और मुक्त छंद है। अंतिम काव्यांश है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। तो यहाँ पे प्रश्न नहीं पूछा कवि ने, कवि कह रहा है कि बच्चा ही जाने। मतलब जैसे बच्चे खेल खेलते हैं उसी तरह कवि भी शब्दों का एक खेल खेलता है, और जब उसके मन में रचनात्मक ऊर्जा जागती है, कवि के हृदय में विचार उमड़ते हैं और लिखने के लिए वो बेबस हो जाता है, तो वो समय या स्थान की सीमा नहीं देखता। वो कहीं पर भी किसी भी समय पर भी जब भी उसके मन में भाव जागे, कवि अपनी कविता लिखना शुरू कर देता है। और बाहर भीतर मतलब कविता का विषय आंतरिक भी हो सकता है, कविता का विषय सामाजिक भी हो सकता है। जिस भी विषय पर कवि कविता लिखे, चाहे उसका निजी विषय ही क्यों ना हो, लेकिन जब एक बार कविता लिखी जाती है तो वो कविता सबके लिए ही हो जाती है। कवि सिर्फ अपने लिए कविता नहीं लिखता, उसकी कविता सबका रसास्वादन करती है। तो जैसे यहाँ पे बताया कि जैसे बच्चे जब खेल खेलते हैं तो उनके मन में अपने पराये का कोई भेदभाव नहीं होता। जब भी बच्चे का मन किया, वो स्थान सीमा या घर नहीं देखता, कहीं पर भी खेलना शुरू कर देता है। इसी तरह कवि के मन में जब भी उसके हृदय में विचार जागते हैं, वो अपने शब्दों का खेल कहीं पर भी
शुरू कर सकता है और एक कविता लिख सकता है, और उसकी कविता सबके लिए होती है, उसके मन में अपने पराये का कोई बंधन नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि कवि कविता को बच्चों के खेल के समान मानता है। जिस प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी तरीके से खेलने लगते हैं, उसी प्रकार कवि के लिए कविता शब्दों की क्रीड़ा है। वह बच्चों के खेल की तरह कहीं भी, कभी भी तथा किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकती है। वह किसी भी समय अपने भावों को व्यक्त कर सकती है। बच्चों के लिए सभी घर एक समान होते हैं। वे खेलने के समय अपने पराये में भेद नहीं करते। इसी तरह कवि अपने शब्दों से आंतरिक व बाहरी संसार के मनोभावों को रूप प्रदान करता है। वह बच्चों की तरह बेपरवाह है। कविता पर कोई बंधन लागू नहीं होता। तो आइए नज़र डालते हैं शिल्प सौंदर्य पर। मुक्त छंद है, बच्चों के बहाने में अनुप्रास अलंकार, साहित्यिक खड़ी बोली है, भाषा में सहजता और सरलता है। तो ये थी कविता के बहाने कविता, जिसमें चिड़िया के उड़ने, फूलों के खिलने के साथ कविता का संबंध जोड़ा गया है, और अंत में कहा गया है कि कविता जो है वो बच्चों के खेल की तरह है। बच्चों का खेलना और कविता का खेल, शब्दों का खेल कवि द्वारा एक जैसा है। तो आपका गृह कार्य है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। पंक्ति का भाव बताइए। कविता कहाँ कहाँ उड़ सकती है? कविता की उड़ान व चिड़िया की उड़ान में क्या अंतर है? कविता के पंख लगाकर कौन उड़ता है? तो उम्मीद करती हूँ कि इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप दे पाओगे। धन्यवाद।